आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें से एनसा की पैटर्न पर क्लास 12 का फिजिक्स बेहतर से बेहतर आपको सिखाने के लिए हम सहायता करेंगे, जिसमें से हम लोग छोटी छोटी बातों को आज जानने का प्रयास करेंगे। एक बेसिक फंडामेंटल जो फिजिक्स का होता है उसके बारे में अगर जानकारी हमें अच्छे से होगी तो आगे जितनी भी फार्मूला डेरिवेशन होगा सबको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज छोटी और मोटी दोनों बातें होगी। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में बेहतर जानते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा पार्ट है जो फिजिक्स में बोर्ड के एग्जाम से भी महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी प्रकार के भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, एक शाखा है फिजिक्स का, ब्रांच बाय ब्रांच बटा हुआ है फिजिक्स का। जैसे पहला ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा ब्रांच है मैग्नेटिज्म, तीसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स। तो सभी फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसमें छोटे छोटे ब्रांच को डिफिनेशन करके उसमें एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि जब कोई भी आवेश अत्वरित हो, अत्वरित मतलब मंदित हो, स्थिर अवस्था में हो, तो भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में स्थिर आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है या फिर वैसा आवेश जो कम गतिमान हो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो उस शाखा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग 4 चैप्टर को पढ़ेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आया। खाली आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आ गया। बस इतना आप जानिए कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसा ब्रांच है जिसमें स्थिर विद्युत आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे शाखा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। तो पहले आप समझिए, कोई भी आवेश यदि गति में हो, एक स्थिर अवस्था में हो, तो दोनों में ऐसा एक महत्वपूर्ण अंतर है जो दोनों को अलग करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल के आप देखिएगा कि जब कोई आवेश स्थिर हो तो उसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही कोई भी आवेश मोशन में हो, मूव कर रहा हो, गति में हो, तब उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब कोई आवेश स्थिर हो और एक चल रहा हो, यही महत्वपूर्ण अंतर। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए क्योंकि ये बातें आगे बहुत डिटेल से होगी, तो ये बात हम रखे हैं। दूसरी बात आप ये जानिए कि वैसे आवेश को फिजिक्स स्थिर मानता है जो चल रहा है, जो चल रहा है उसको भी स्थिर मानता है। एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब कोई आवेश चल रहा है और चलने का वजह या कारण कोई बाहर से ऊर्जा ना हो, तब वैसे आवेश को भी स्थिर माना जाता है। और यही आवेश को हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, आप पढ़े हुए क्लास 10th में एक धनात्मक आवेश और दूसरा भी धनात्मक आवेश है, दोनों को यदि पास में लेकर के आया जाए तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल इट मींस रिपल्सन फोर्स, बल कार्य करेगा। यदि माइनस और माइनस को आपस में लाया जाए फिर भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो अब बताइए कि ये आवेश इस पोजीशन पर है और ये आवेश इस पोजीशन पर है। जब दोनों को आपस में लाए तो ऐसे स्थिति में दोनों एक दूसरे को धकेलने का प्रयास किया। तो बताइए कि ये आवेश मोशन में हुआ कि नहीं, लेकिन बताइए कि इसको ढकेलने का कोई बाहर से एनर्जी आप दी, जैसे सौर ऊर्जा या फिर किसी प्रकार के एयर एनर्जी या वाटर एनर्जी, ये अपने आप एक दूसरे को धक्का देकर के दूर हटने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे आवेश को स्थिर मानता है और ऐसा आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा जाता है। तो आता है प्रश्न कि जब कोई आवेश चलने के कारण कोई बाहर से एनर्जी नहीं हो तब भी उस आवेश को हम स्थिर मानेंगे। ये आप दिमाग में अटा लीजिए। अब बाकी जनरली जो आवेश स्थिर होता है उसके चारों तरफ केवल विद्युतीय क्षेत्र, और जो आवेश चल रहा है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। तो चलिए, ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी और आगे हम लोग बेहतर से कुछ बातें जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को याद रखिए कि यूनान के एक वैज्ञानिक हेल्स एक वैज्ञानिक है यूनान के, उन्होंने सबसे पहले इस बात को जिक्र किया कि आवेश
एक शब्द है, आवेश का खोज का श्रेय यूनान के वैज्ञानिक थेल्स को जाता है। कैसे जाता है आप समझिएगा। बाल्टिक सागर में एक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ पाया जाता है जिसको एम्बर कहा जाता है, और एम्बर को छोटे छोटे कागज के टुकड़े या फिर तिनके के साथ घर्षण किया जाता है तो एम्बर में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में एम्बर को हिल्स वैज्ञानिक ने छोटे छोटे वस्तुओं को आपस में रगड़ कर देखा कि एम्बर में आकर्षित और विकर्षित करने का गुण पाया जा रहा है। लेकिन ये प्रयोग इन्होंने किया और ये प्रयोग आगे भी बढ़ा तो कई तरह के ऐसे जोड़े वस्तुएं ब्रह्मांड में शामिल है जिसको आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। तो अंततः प्रयोग के द्वारा साबित हुआ कि आवेश का डिफिनेशन इस तरह से दिया जाता है। पहला प्रयोग समझिए, उसके बाद खुद आप आवेश को डिफाइन कर पाइएगा और धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आएगा। पहले आप इस चीज को समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि एम्बर को किसी भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के साथ रगड़ेंगे या घर्षण करेंगे तो एम्बर में गुण आ जाता है रिपल्सन और अट्रैक्शन का। अब एक और चीज आप समझिए, कांच की छड़। कांच की छड़ एक होता है, कांच की छड़। तो कांच की छड़ को यदि आप ऊनी वस्त्र या कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े के साथ, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ यदि आप रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े के पास चला जाता है, इससे निकल करके इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्थिति में ये कांच की जो छड़ हुआ वो धनात्मक हुआ और रेशम की जो छड़ हुआ वो ऋणात्मक हुआ। कारण आप समझिए, कारण ये है कि इससे इलेक्ट्रॉन जैसे निकला ये धनात्मक हुआ, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये ऋणात्मक हुआ, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। यानी कि समान अवस्था में इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये ऋणात्मक हो गया। और ये समान अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन था वो आपका कम गया। अगर इस बात को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो छोटी सी बात हम आपको 2 मिनट का समय लेंगे और बताएंगे। देखिए, आप पढ़े होंगे बेसिक फंडामेंटल, हर कोई टीचर पढ़ाते हैं, आप समझिएगा। कोई भी परमाणु, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु, एटम, इससे मिलकर बने होते हैं जितने भी हैं। तो इसीलिए परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में होता है। तो इसके अंदर एक नाभिक होता है। इस तरीके से आप चीजों को समझिए अच्छे ढंग से। एक नाभिक होता है और इस परमाणु का पूरा भार नाभिक में समस्त भार शामिल होता है। आप समझिए कि नाभिक के अंदर कौन रहता है। तो आप जानते हैं कि परमाणु के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके नाभिक में जो पाया जाता है ये पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात को आप समझिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तब क्या होता है कि परमाणु जो है सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था कहेंगे मतलब इसको बिना डिस्टर्ब किए ये अपने वास्तविक मूल अवस्था में उदासीन होता है। उदासीन मतलब किसी प्रकार का चार्ज नहीं, न धनावेश न ऋणावेश, उदासीन होता है। इसको आप दूसरे शब्दों में निरावेशित भी कर सकते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि इसके पास P बराबर E होता है, यानी जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसीलिए ये परमाणु उदासीन होता है। तो कोई भी परमाणु ले लीजिए आप, उस समान अवस्था में उदासीन होता है। और क्यों होता है? इसका मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होता है, इसीलिए उदासीन होता है। एक चीज और समझिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कहने का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश का परिमाण होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर भी आवेश का परिमाण होता है। तो दोनों का परिमाण आपस में बराबर है। कारण ये भी बनता है कि दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, इसलिए ये प्लस है, ये माइनस है, कटने के बाद शून्य हो गया। शून्य होने के मतलब किसी प्रकार का चार्ज नहीं। दूसरी बात, आप परिमाण समझ गए कि परिमाण दोनों के समान होता है। दूसरी बात, दोनों की संख्या समान होता है। अगर मान लिया जाए कि सोडियम एक परमाणु है, इसके पास यदि 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 11 होगा। अब ऐसे स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो गुना कीजिएगा, यहां पर भी गुना कीजिएगा। तो 2 कंडीशन आपको बताएं। पहला कंडीशन कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
पर जो परिमाण का जो आवेश होता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। दूसरा कंडीशन है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होता है। दो कंडीशन में उदासीन होता है और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए परमाणु का पूरा भार इसके नाभिक में पाया जाता है। यानी कि समस्त है भार जो होता है सिर्फ केंद्र में होता है। इसीलिए परमाणु में किसी प्रकार का यदि बदलाव होता है तो इलेक्ट्रॉनों में बदलाव होता है। इसका मतलब जब कोई परमाणु समान अवस्था में उदासीन है तो परमाणु से आयन में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनों में बदलाव होता है। इसका मतलब जब कोई परमाणु आयन में बदलना चाहे, आयन कहने का मतलब धन आयन और चाहे ऋण आयन, यदि कोई परमाणु धन आयन या ऋण आयन में बदलना चाहे तो इलेक्ट्रॉनों में बदलाव होता है, इलेक्ट्रॉनों में ही परिवर्तन होता है, तभी आयन का निर्माण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है क्योंकि वो परमाणु के नाभिक के अंदर मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए रहते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यही कारण है कि कोई भी परमाणु आयन में बदलने के लिए इसमें परिवर्तन होगा तो इलेक्ट्रॉनों में। तो सवाल आता है, पहला सवाल आप समझिएगा ढंग से कि समान अवस्था में कोई भी परमाणु उदासीन होता है। कारण ये है, पहला कारण है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। दूसरा कारण है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण भी आपस में बराबर होता है। तो ऐसे स्थिति में बीजगणितीय योग दोनों का शून्य हो जाता है, तब ये परमाणु का रूप लेता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हुआ और परिमाण भी यहाँ पर बराबर हुआ। अब यही परमाणु आयन में क्यों बदलना चाहता है? इसलिए बदलना चाहता है कि कोई भी चाहता है परमाणु कि हम स्टेबल रहे। तो स्टेबल रहने के लिए तीन कंडीशन, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल रहेगा स्थिर, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, या तो साझा करके। तो आप माइंड में ही सोचिए कि सर परमाणु जो है वो बदलना क्यों चाहता है आयन में? इसीलिए बदलना चाहता है कि नए नए जितने कंपाउंड बनता है, आप देखते हैं NaCl, MgCl2, कारण यही है कि यदि वो आयन में नहीं बदलेगा तो ऐसे स्थिति में नए कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात है कोई भी चाहता है अष्टक पूरा करने के लिए कि अष्टक पूरा करके हम स्टेबल हो जाए, तो ऐसे स्थिति में या तो इलेक्ट्रॉन त्याग के 8 पूरा करेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा करेगा, या फिर साझा करके पूरा करेगा। ये तीन अवस्था में कोई भी आयन में बदलना चाहता है। अब रही बात आयन में बदल गया तो सवाल दूसरा है कि परमाणु समान अवस्था से जब आयन में बदलता है तो बताइए कि किस में परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा केवल इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वो नाभिक के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स नाभिकीय बल से बंधे रहता है। याद रखिएगा। उसके बाद आप दिमाग में डाल लीजिए कि परमाणु का जो पूरा भार है उसके नाभिक में होता है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। P प्लस N को A कहते हैं, A से एटॉमिक मास होता है, यानी यहाँ पर आप A लिख सकते हैं, यानी कि पूरा भार यहाँ होगा। तो इसीलिए जब कोई परमाणु, दिमाग में आता ली, जब कोई परमाणु आयन में बदलना चाहे तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन के कारण से कोई भी परमाणु आयन में बदलता है। जब कोई परमाणु आयन में बदलता है तो किस में बदलाव नहीं होता है? तो उसके परमाणु भार में बदलाव नहीं होता है। पहला, प्रोटॉन की संख्या में बदलाव नहीं होता है। दूसरा, न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव नहीं होता है। और आप तीनों इसका मौलिक कण को आप प्रकृति याद रखें, ये प्लस, ये माइनस, ये जीरो, उदासीन अवस्था में न्यूट्रॉन होता है। इसीलिए परमाणु जो है वो आयन में जब बदलता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होगा, और साथ ही साथ एक चीज याद रखिए कि इसकी आकृति में भी परिवर्तन होगा, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु भार में परिवर्तन नहीं होगा। अब आप समझिएगा आयन, आयन का मतलब क्या होता है? तो आप समझिए कि आयन का मतलब होता है कि समान अवस्था से या तो इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा हो जाना या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाना। कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है। यदि वही परमाणु में इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से ज्यादा हो जाए तो भी वो आयन कहलाएगा, समान अवस्था से कम हो जाए फिर भी वो आयन कहलाएगा। यानी दो कंडीशन में आयन का निर्माण हो जाता है।
यानी समान अवस्था से आयन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होना, समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होना, या तो समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों में कमी होना। इसका मतलब सीधे सीधे कहिए, जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे तब उसको धन आयन कहते हैं। और जब कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो उसको ऋण आयन कहते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर समझिए ध्यान से कि परमाणु का क्या कंडीशन है। तो याद रखिएगा, परमाणु का जो कंडीशन है, परमाणु कंडीशन है P बराबर E, समान अवस्था में। आयन का कंडीशन है इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन कितने तरीके से? तो दो तरीके से। ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकेंड तरीका। इसमें हुआ क्या? त्याग कर, और ये हुआ ग्रहण कर। अब बताइए कि जब समान अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो यदि त्यागेगा इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन से, यदि ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप बेहतर तरीके से समझिए कि जब कोई परमाणु आयन में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन कैसे होगा? तो दो तरीके से होगा। पहला त्याग करके, यदि बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्रोटॉन में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और जब परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब पहले भी वही था और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद भी वही रहेगा। तो मान लीजिए प्रोटॉन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई ना। अब बदलाव किसका नहीं हुआ? प्रोटॉन का। इसका मतलब प्रोटॉन बड़ा हो गया। तो प्रोटॉन बड़ा हो गया तो ऐसे भी हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा हो गई? प्रोटॉन के। इसलिए ये हो गया धन आयन, धन आयन। इसमें है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा क्यों हुआ? समझिएगा, क्योंकि समान अवस्था में तो दोनों बराबर था। अब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मूल अवस्था से बढ़ गया। बढ़ गया तो प्रोटॉन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण से ऋण आयन हो गया। अब ये ऋण आयन हो गया, इसका मतलब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, इसलिए ऋण आयन। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वास्तविक रूप में हम लोग आज क्या जाना, एक छोटा सा टॉपिक हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि परमाणु समान अवस्था में उदासीन होता है। रीजन समझे क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है। दुनिया में जितने भी पदार्थ है, चाहे वह नॉन कंडक्टर हो कंडक्टर हो, उसमें आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया ही जाता है और समान अवस्था में उदासीन होता है। कोई भी परमाणु जब उदासीन होता है तो आयन बदलना चाहता है। समझिए क्यों बदलना चाहता है? तो दो कारण है, या तो कंपाउंड बनाने के लिए, दूसरा ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। आयन में कैसे बदलता है? तो आयन में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होना जरूरी है, और किसी में परिवर्तन नहीं, ना प्रोटॉन में ना न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होना जरूरी है, इसीलिए वो आयन में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होने का मतलब एक त्याग करके और एक ग्रहण करके। आप दो ही समझिए। त्यागने का मतलब हुआ कि जितना समान अवस्था में इलेक्ट्रॉन था वो निकाल दिया, तो इसका मतलब प्रोटॉन में बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में प्रोटॉन की संख्या वहां पर बढ़ गया, तो धनावेश। दूसरा ग्रहण करके, जितना उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन था उससे फिर ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई, तो ऐसे स्थिति में ऋण आवेश होगा। इसका मतलब कि एक हो गया धन आयन, एक ऋण आयन। तो हम लोग एम्बर के बारे में पढ़ रहे थे, तो एम्बर को समझाने के लिए या फिर आपको कांच की छड़ को रेशम के साथ या एबेनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल के साथ कई ऐसे प्रकृति जोड़े हैं जिसको समझाने के लिए हम इस टॉपिक पर आए। ये बिल्कुल टॉपिक फैंटास्टिक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आज तक के यही क्लास रखते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे बेहतर प्रयास के साथ। तो यदि इस लेक्चर का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो प्रयास में लगे रहिए और हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको एनसीईआरटी अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद।